गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी की यूनिट थर्ड हमारी है ऑटोकॉइड्स। आज हमारे इस वीडियो में हम लोग ऑटोकॉइड के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी ड्रग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे जो भी डाउट आपके हैं वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम उस पर भी आपकी वीडियो बनाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है। आज का वीडियो हमारा है ऑटोकॉइड। ऑटोकॉइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑटोकॉइड हमारा क्या है। ऑटोकॉइड ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना, एक बना हमारा ऑटोस और दूसरा बना हमारा एकॉस। इनके अगर हम लोग मीनिंग देखें तो ऑटो का मतलब आप समझते ही हैं, ऑटो का इंग्लिश में कहते हैं अपन सेल्फ, यानी कि कोई भी वर्क जब व्यक्ति अपने आप होता है, सेल्फ होता है, तो उसे हम लोग ऑटो वर्ड यूज करते हैं। एकोस का मतलब होता है रेमेडीज। आप इसे अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं, रेमेडी यूज कर सकते हैं, क्योर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या फिर हीलिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ऑटोकॉइड के हम लोग पहले इसका क्या जान रहे हैं, हम इसका मीनिंग जान रहे हैं कि ऑटोकॉइड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो अपने आप हो रही है और वो क्या हो रही है, हमारी बॉडी में कोई रेमेडीज हमारी हो रही है, यानी कि हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें उससे हीलिंग हो रहा है, बॉडी हमारी क्या हो रही है, हमारी क्योर हो रही है, मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो उस चीज के लिए हम लोग ऑटोकॉइड वर्ड यूज करते हैं। तो जानते हैं ऑटोकॉइड क्या होते हैं। ऑटोकॉइड आर द लोकल एक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। क्या होता है, ये हमेशा लोकल एक्टिंग वर्क करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में जाके इफेक्ट नहीं करते। जहां भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये वहीं पे रिलीज होते हैं और अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोकॉइड आर द लोकली एक्टिंग बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, प्रोड्यूस बाय द टिश्यू। जो कहाँ से होते हैं, हमारे प्रोड्यूस होते हैं हमारे टिश्यू से होते हैं, विच एक्ट नियर देयर साइट ऑफ द सिंथेसिस एंड द रेपिडली डिग्रेडेड। यानी कि कहने का मतलब होता है कि जहाँ भी हमारी कोई भी बॉडी में हमें क्या होता है कि जहाँ भी नियर देयर साइड का मतलब होता है कि जहाँ भी हमें इनका इफेक्ट चाहिए, जहाँ भी इनको क्या करना है, जहाँ हमें प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट हो रही है, यानी कि कहीं भी हमें इंजर्ड हो गया है या बॉडी में कोई भी हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी में अगर आता है तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर लोकल जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहीं पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के साथ साथ ही क्या होता है, अपना एक्शन शो करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, हम लोग बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, लोकल एक्टिंग होते हैं, लोकल एक्टिंग करते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। और ये क्या होते हैं कि नियर देयर साइट का मतलब रहेगा कि जहाँ भी ये सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस होने से मतलब क्या होता है कि जैसे जहाँ भी हमारी बॉडी में रिलीज होंगे ये वहीं उसी के आसपास अपना इफेक्ट शो करते हैं। इसके फंक्शन की बात करते हैं कि क्या क्या काम करते हैं। तो एज अ लोकल हार्मोन ये क्या करते हैं, एक्ट एज अ लोकल हार्मोन, यानी कि लोकल हार्मोन की तरह वर्क करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, एलर्जी, पेन, स्मूथ मसल्स टोन को भी इफेक्ट करते हैं, और कोई भी बॉडी में सीक्रेशन भी कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ये इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, एलर्जी कॉज करेंगे। तो कई बार हमें लगता है कि ये फिर हमारे लिए हार्मफुल हो गए, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, एलर्जी कॉज कर रहा है, पेन कॉज कर रहा है। लेकिन अगर इनको ओवरऑल देखा जाए तो ये सब चीज़ हमारी क्या है, हमें इंडिकेशन मिल रहा है। इंडिकेशन का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में पेन कॉज होगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि हमें यहाँ चोट लगी है। और जैसे एलर्जी की बात करते, कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी में आ जाता है तो ये एलर्जी के थ्रू ही हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ हार्मफुल आ गई जो इसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मीडिएट फिजियोलॉजिकल एंड द पैथोलॉजिकल प्रोसेस। और ये दूसरा क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है और जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है उनमें भी इन्वॉल्व होता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब रहेगा कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी को जो इफेक्ट कर रहा है, कोई सीक्रेशन हो या फिर आपकी बॉडी की मूवमेंट हो या आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसमें इफेक्ट करता है। साथ साथ क्या होता है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि पैथोलॉजिकल भी हमारी बॉडी में इफेक्ट देता है, क्योंकि मेन इसका देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, जो भी सब्सटेंस हमारे ये कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी में आ जाता है तब ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में ऑटोकॉइड रिलीज होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में एज अ एंटीजन ये वर्क करते हैं,
और जब एंटीजन वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी, और जब एंटीबॉडी बनेगी तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, इसलिए बॉडी में पैथोलॉजिकली फंक्शन भी देता है। इनका जनरल क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, इनको हम क्लासीफाई करेंगे तो मेन हमारे पास 3 कैटेगरी हैं इसकी। पहला होता है बायोजेनिक अमीन्स। बायोजेनिक अमीन वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बायोजेनिक से मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी में रिलीज हो रहा है। जैसे हमारा आता है हिस्टामिन, आप सब जानते हैं हिस्टामिन क्या होता है, 5-HT क्या होता है, इन्हें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है हमारा लिपिड डेरिवेटिव्स, इसमें हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्रिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तीसरा हमारा आता है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड में हमारा क्या होता है एंजियोटेंसिन है, ब्रेडिंग आइनिन है, ये सारी चीजें हमारे क्या है इसके क्लासिफिकेशन आ गया। यानी कि मेन कैटेगरी हमारे पास 3 है, बायोजेनिक अमीन्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे अमीन डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। आप इसको अमीन डेरिवेटिव्स कहिए या फिर आप इसको बायोजेनिक अमीन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पे हमारा ये लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, और तीसरा हमारा पेप्टाइड यानी कि जो कि हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन को डिटेल में भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद अपने चौथी कैटेगरी में हम लोग इतना इंपॉर्टेंट इसको लेते नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो अदर करके भी एक और आप कैटेगरी बढ़ा सकते हैं, जो साइटोकाइनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड अपना आता है। लेकिन मेन कैटेगरी इसकी 3 ही आती है, जिसमें अपना अमीन्स, पेप्टाइड और लिपिड आता है। तो अब हम इनको एक एक करके इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है अपना जो अमीन कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या था पहला हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिस्टामिन का सोर्स कहाँ होता है, यानी कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये हमारी बॉडी की मास्ट सेल, बेसोफिल आपको पता ही है WBC में अपनी बेसोफिल्स होती हैं। यहाँ पे इंट्रो क्रोमाफिन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ECL, ये सेल्स ये हमारी बॉडी में इसके सोर्स हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहीं से हमारी बॉडी में रिलीज होता है। इसके जो रिसेप्टर होते हैं मेनली किन रिसेप्टर वर्क करता है हिस्टामिन, H1, H2, H3 एंड देन H4। ये अपना क्या होता है अपनी बॉडी का जो 4 रिसेप्टर हैं H1, H2, H3, H4, इन रिसेप्टर में मेनली आके ये वर्क करता है, मतलब इन रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है। जब H1 रिसेप्टर पे ये हमारी बॉडी में आएगा तो ये क्या करता है एलर्जी कॉज कराएगा, ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन कराता है, यानी कि आपका जो ब्रोंक्यूल उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, वेसोडाइलेशन कराता है और ईचिंग कराता है। तब जबकि ये हमारी बॉडी में कहाँ बाइंड हो रहा है, हमारे H1 रिसेप्टर पे आ रहा है। जब ये हमारे H2 रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है तो क्या करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कराता है, यानी कि आपको पता है कि ये हमारी जो स्टमक होता है उसमें जो हमारी पेराइंटल सेल होती है जो HCl का सिक्रेशन करती है, ये गैस्ट्रिक एसिड होता है हमारा HCl। तो H2 रिसेप्टर पे आके बाइंड होकर हमारी बॉडी में क्या करता है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ाता है और हमारी बॉडी में क्या करता है कार्डियक स्टिमुलेशन देता है, यानी कि आपकी बॉडी का जो भी हार्ट बीट वगैरह है उसमें भी क्या करता है ये स्टिमुलेशन देता है। तो ये H2 रिसेप्टर के वर्क हो गए। और जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे H3 रिसेप्टर की, तो ये क्या होता है हमारी बॉडी में CNS जो प्री सिनेप्टिक इनहिबिटर्स की तरह वर्क करता है, यानी कि आप लोगों को पढ़ा होगा जो भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इसमें क्या होते हैं अपने इस तरह के हमारे न्यूरॉन्स थे, इसको हम लोग बोलते थे प्री सिनेप्टिक और ये पीछे वाला जो पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिनेप्टिक वर्क होता है तो ये सिग्नलिंग का जो बीच वाला हिस्सा सिनेप्स जैसे हम लोग कह रहे थे, तो यहाँ पे सिग्नलिंग का भी क्या करता है जैसे एज ए इनिबिशन करता है। H4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है कि जो इम्यूनो सेल होती है यानी कि बॉडी की जो इम्यूनिटी, आप लोग पता होगा कि जब भी हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज होती है तो हमारी कौन सी इम्यूनिटी आती है IgE के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आके इन जो इम्यूनो सेल्स होती है इनको इफेक्ट करता है। इसका फिजियोलॉजिकल रोल हम अगर देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी में क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन देता है। सबसे पहला आता है ये हमारी बॉडी में क्या देता है इन्फ्लामेशन और एलर्जी कॉज करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करता है और एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर वर्क भी करता है, मतलब न्यूरो ट्रांसमिशन इफेक्ट भी हमारी बॉडी में देता है। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें क्या था हिस्टामिन एंड देयर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की अपन लोग बात करेंगे। हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, पहले आप ये समझिए कि एंटागोनिस्ट होते हैं क्या। दो चीज़ आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ी होगी, एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी हमारी कोई रिसेप्टर यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आता है और आके इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बाइंड होता है, बाइंड होने के साथ अगर क्या करता है कि ये इसे एक्टिवेट कर देता है तो वो क्या हो गया हमारा एगोनिस्ट हो गया।
और अगर वो इसे आके ब्लॉक करता है, यानी कि ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, तो ब्लॉक करने का मतलब ये होता है कि ये इसे एक्टिवेट भी नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, और उसे रिस्पॉन्स करने का कोई मॉलिक्यूल्स आके उसे एक्टिवेट करेगा तो आके साइट को इसने क्या कर दी, बाइंड कर दी। यानी कि अब क्या कर दिया कि अब यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, ये लॉक साइट हो गई, साइट हमारी क्या हो गई, लॉक हो गई। और यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स आके इफेक्ट नहीं देगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो जब भी हमें क्या करना होता है कि हमारा जो बॉडी में हिस्टामिन होता है इसके वर्क को इफेक्ट करना है, यानी कि जैसे आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो गया, आपको एलर्जी हो गई, तो आपको एंटी एलर्जिक ड्रग लेना पड़ेगी। तो जो एंटी एलर्जिक ड्रग है वो उसको अपन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी कहते हैं। तो जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होगी वही हमारी क्या होगी, एंटागोनिस्ट ड्रग रहेंगी। तो सभी रिसेप्टर के लिए अलग अलग, क्योंकि अलग अलग बॉडी में रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अलग अलग रिसेप्टर पे जाके हमारा हिस्टामिन बाइंड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ड्रग की बात यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि जैसे अगर कोई चीज़ H1 रिसेप्टर पे आके बाइंड होगी तो हमारी बॉडी में क्या कॉज करेगा, एलर्जी कॉज करेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में H2 पे रिसेप्टर बाइंड होगा तो वो हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो किस रिसेप्टर से हमारी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, यानी कि कौन सा हिस्टामिन हमारा रिलीज होके कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, ये चीज़ हम इसमें करेंगे। इसलिए हम लोग क्या अलग अलग रिसेप्टर के लिए अलग अलग बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट में, पहला आता है अपना H1। H1 की अगर हम लोग बात करते हैं, दे आर डिवाइडेड इन 2 जनरेशन। ये हमारी कितनी जनरेशन में डिवाइड हो गया, 2 जनरेशन में हो गया, एक फर्स्ट जनरेशन एक सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है क्या होती है, सेडेटिव्स होती है, यानी कि हमारी बॉडी में जब इनको हम लोग इस ड्रग को यूज़ करेंगे तो ये हमें क्या करती है, बॉडी में सेडेशन यानी कि हल्की सी हमें नींद आने लगती है इन ड्रग का जब भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये क्या होती है, अपनी ड्रग कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं, इसमें पहला आता है हमारा डाइफेनिहाइड्रामिन, क्लोरफेनामिन और प्रोमेथाजिन। ये अपनी 3 ड्रग हो गई। ये कौन सी ड्रग होती हैं, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन की होती है, जो कि हमारी बॉडी में एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट तो देती हैं लेकिन साथ साथ क्या करती है, हमारी बॉडी में सेडेशन कॉज करती हैं। ये क्यों कॉज करती है, क्योंकि हाईली लिपोफिलिक होती है। आप लोगों ने HLB वर्ड सुना होगा। HLB का मतलब होता है हाइड्रोलिपोफिलिक बैलेंस। 3 चीज हमारी होती है। अगर हमारी ड्रग कोई हाइड्रोफिलिक होगी तो इसका डिजोल्यूशन अच्छा होगा, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब हाइड्रोफिलिक होती है तो डिजोल्यूशन तो अच्छा होता है लेकिन उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन जब कोई ड्रग अगर हमारी हाईली लिपोफिलिक होगी तो उसका डिजोल्यूशन कम होगा और उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है काय की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगर लिपोफिलिक रहेगी तो इसमें इजीली ये लिपिड लेयर को क्या करेगी, इजीली क्रॉस कर जाएगी। जब इजीली क्रॉस करेगी तो इफेक्ट अच्छा देगी। लेकिन अगर यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होगा तो ड्रग रिलीज ही नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, HLB मेंटेन करते हैं, यानी कि हाइड्रोलिपोफिलिक बैलेंस को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी ड्रग की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ड्रग हमारी कौन सी ड्रग है, ये हमारी ड्रग है सेडेटिव, यानी कि फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग हमारी है, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी में सेडेशन कॉज करती हैं। और ये सेडेशन कॉज क्यों करती है, क्योंकि हाईली लिपोफिलिक ड्रग होती है जो CNS में इजीली एंट्री कर जाती है। जब CNS में इजीली एंट्री करेगी तो सेडेशन कॉज इफेक्ट करती है। सेकेंड जनरेशन की बात करती है तो हमारी नॉन सेडेटिव होती है, यानी कि इन ड्रग को लेने के बाद हमारी बॉडी में कोई भी सेडेशन कॉज नहीं होता है। इसमें क्या हो जाती है, अपनी लोरेटाडीन, सिट्राजिन, ये अपनी ड्रग कौन सी हो जाती है, ये ड्रग हमारी हो गई सेकेंड जनरेशन, जो कि नॉन सेडेटिव होती है। ये क्या होती है, लेस CNS पेनिट्रेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन। ये क्या होती है कि इजीली क्या होता है, CNS में इंटर पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सेडेशन कॉज नहीं होता है। और इनके यूज देखा जाए तो एलर्जिक रिनाइटिस, अर्टिकेरिया, मोशन सिकनेस एंड इंसेक्ट बाइट में भी क्या होता है, आप लोगों ने देखा इंसेक्ट बाइट वाली ये देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे अपन को कोई भी एंट की बात करें, हम चींटी काटती है तो भी हमारी बॉडी में क्या होता है कि एलर्जी कॉज हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आपने मधुमक्खी वगैरह देखी होगी, हनी बी की हम लोग बात करें तो वो काटती है तो भी बॉडी में एलर्जी कॉज होती है। तो उस समय हम लोग इस तरह के ड्रग को यूज़ करेंगे जिससे हमें क्या होता है, वो बेनिफिशियल रहती है और हमारी बॉडी में उसका एंटी एलर्जिक इफेक्ट शो होता है। दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे H2 रिसेप्टर की, H2 एंटागोनिस्ट।
H2 एंटागोनिस्ट की हम लोग बात करें तो इसका जो मेनली इफेक्ट था वो कहाँ था, हमारा था हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन पे। हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन यानी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड की यानी कि HCl की हम लोग बात कर रहे थे। अब HCl की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम एसिडिटी होती है तो हम लोग कौन सी ड्रग लेते हैं, हम लोग उसमें लेते हैं सब आप लोग एक कॉमन ड्रग मार्केट में चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिलॉग। आप लोग सभी ने सुना होगा एसिलॉग ड्रग हमारी आती है। एसिलॉग में कंटेंट क्या होता है, हमारा कंटेंट होता है हमारा रेनिटिडीन। इसी कैटेगरी की ड्रग आती है हमारी फेमेटिडीन। इसी कैटेगरी ड्रग आती है हमारी सिमेटिडीन। तो ये जो हमारी ड्रग होती है, क्योंकि जो हमारा H2 रिसेप्टर होता है, H2 रिसेप्टर पे जब कोई हमारा हिस्टामिन जाके बाइंड होता है तो वो क्या करेगा, हमारी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इफेक्ट करेगा, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाएगा पेराइटाइज सेल से। तो हमारी क्या हो जाएगा, हमें एसिडिटी कॉज होती है। तो उसके अगेंस्ट में हम जो ड्रग लेते हैं कौन सी होती है, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन एंड देन फेमेटिडीन। और भी ड्रग है लेकिन अभी हमने 3 ड्रग के नाम लिखे। वो इनका काम क्या होता है, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड कौन सा हो गया हमारा HCl, इसके सीक्रेशन को रिड्यूस करना ही हमारा क्या कहलाता है, H2 एंटागोनिस्ट ड्रग हमारी हो गई। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज में हम इसे मेनली यूज करते हैं। क्योंकि पेप्टिक अल्सर का मतलब आप समझते हैं कि जब भी हमें क्या हो जाते हैं, अल्सर कॉज हो जाते हैं। अल्सर कहाँ कॉज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, अल्सर कॉज हो रहे हैं आपके स्टमक में या फिर आपके इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए और भी बची सारी ड्रग और बची सी कैटेगरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।